जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। चलिए फिर आज आपको ले चलते हैं बिहार, जहाँ पर सुनने में आया है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो कहा जा रहा है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि एनडीए के अंदर ही घमासान शुरू, यानी कि जेडीयू और बीजेपी के बीच एक दूसरे पे अटैक, काउंटर अटैक, वर्बल शुरू हो चुका है। क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनडायरेक्ट हिंट मिला हो इस बार नेताओं को कि शायद चेहरा बदल दिया जाएगा एनडीए का, या फिर नीतीश जी ही चेहरा रहेंगे इस बार फिर 2025 के चुनाव में जो स्टेट असेंबली का होगा। आइए चलते हैं इस पे ज़्यादा जानकारी के लिए साकेत बिहारी जी के पास, जो पटना से हम हमारे साथ जोड़ रहे हैं। जी साकेत जी, जी नमस्कार। जी बताएं, आप क्या हो रहा है, हाल क्या है, दोनों के बीच कितनी दूरियां हुई हैं, कितना हंगामा चल रहा है और एक दूसरे पे क्या क्या लाक्षण लगाए जा रहे हैं, ये आप विस्तार से बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए अजय जी, पहले एनडीए के बीच में क्या चल रहा है उसकी चर्चा की जाए। जी उसके पहले जी जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही जी जी एक बहुत वावेला मचा हुआ और अभी मुश्किल से 2-2.5 घंटे हुए। अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के ही मंत्री हैं, नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के सदस्य कहे जाते रहे, उनकी बुलाहट मुख्यमंत्री निवास में हुई। उनको बुलाया गया। बुलाने का कारण हुआ, अशोक चौधरी ने एक ट्वीट किया, लंबा चौड़ा ट्वीट है, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। ये टाइटल दिया है उन्होंने, अशोक चौधरी ने अपने ट्वीट। 3-4 पारा जो उस ट्वीट का हम बता रहे हैं, ट्वीट तो बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे उसमें उन्होंने लिखा है, 1-2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। फिर आगे लिखते हैं अशोक चौधरी, बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। उसके आगे है, गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि 1-2 से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजिए। फिर लिखते हैं, एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। इसके अलावा बहुत लंबा चौड़ा उनका ट्वीट है। यह ट्वीट माना गया कि अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को इंगित करके लिखा। इस ट्वीट के बाद जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता हैं बिहार के, जदयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, उनकी प्रतिक्रिया आई कि नीतीश कुमार के ऊपर कोई कुछ लांछन नहीं लगा सकता है। नीतीश कुमार जनता दल यू के सर्वमान्य नेता हैं और उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर ही नहीं सकता है। उसके बाद नीतीश कुमार के यहाँ से, मतलब मुख्यमंत्री निवास से, अशोक चौधरी की बुलाहट हुई। अशोक चौधरी गए। लगभग 1.5 घंटे अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई है। बातचीत करके जब अशोक चौधरी बाहर निकले तो पत्रकारों को ने उनको घेरा, तो पत्रकारों को उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार को मैं अपना मानस पिता मानता हूं, उन पर ट्वीट क्यों करूंगा? उनसे जितना प्यार मुझको मिला है शायद ही आज तक किसी का प्यार उतना मुझको मिला।
उन्होंने कहा आगे कि मैं तो कांग्रेस में था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष था, लेकिन नीतीश कुमार के नीतियों से, उनके काम करने के स्टाइल से प्रभावित होकर के मैं जनता दल यू आया और नीतीश कुमार का जो प्यार मिला उससे मैं बहुत आनंदित हूँ, आह्लादित हूँ। अभी अभी इसी अगस्त में अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार पर एक किताब लिखी जिसका टाइटल दिया उन्होंने बिहार का गांधी नीतीश कुमार। किताब में बहुत सारे संस्मरण है नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच की, कांग्रेस के समय की भी बात है और फिर जब जदयू ज्वाइन किए, मंत्री बने, उसके बाद भी बहुत कुछ उनका संस्मरण उन्होंने लिखा। इस किताब को लेकर के वो दिल्ली भी गए थे, भाजपा के बड़े नेताओं को उन्होंने वो किताब भी दिया। इधर लोकसभा चुनाव के बाद एक ट्वीट आया, बयान भी था उसमें, अशोक चौधरी का भूमिहारों के प्रति, भूमिहारों के खिलाफ माना गया कि भूमिहार लोग ने जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं किया लोकसभा चुनाव। तो उस पर उन्होंने भूमिहारों पर भी कटाक्ष किया। उसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड उन अशोक चौधरी की बात से अपने को दरकिनार कर लिया, बोला कि नहीं नहीं ये पार्टी का लाइन नहीं। उसके बाद से नीतीश कुमार और अशोक चौधरी में कुछ दूरी बनने लगी थी। किताब लिखा जरूर अगस्त में उसके बाद, लेकिन इधर जो आज जो ट्वीट किया उन्होंने, इस ट्वीट के बाद तो दूरी बहुत ज्यादा लग रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री निवास से बुलाहट हुई, नीतीश कुमार अशोक चौधरी से मिले और यह बहुत चर्चा इधर एक महीने के आसपास से है, मतलब किताब लिखने के बाद जब वो दिल्ली गए, कि अशोक चौधरी बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं, संभवतः बीजेपी की ओर भी वो जा सकते हैं। यह राजनीतिक गलियारों में ऐसी सुगबुगाहट अशोक चौधरी को लेकर के है। अशोक चौधरी की एक बेटी है शांभवी चौधरी, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से वह अभी अभी चिराग पासवान की पार्टी से सांसद बन के गई। अच्छा। पटना के एक 80 के दशक में सीनियर एसपी हुआ करते थे किशोर कुणाल, चर्चित एसपी थे, एसएसपी थे, उनकी पतोहू हैं शांभवी चौधरी। शांभवी और अशोक चौधरी ने मिलकर के ये किताब बिहार का गांधी नीतीश कुमार लिखा। तो ये चर्चा बहुत तेज थी कि अशोक चौधरी भाजपा के संग चले जाएंगे और शायद आज का ट्वीट इशारा करता है कि ये सब उम्र का तकाजा वगैरह भी जो लिखा है ट्वीट में, तो यह नीतीश कुमार पर ही कटाक्ष किया गया है और इसी से नीतीश कुमार संभवतः उनको बुलाए और बुला करके बातचीत किए। अब देखना है आगे कि नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच तानातनी और आगे बढ़ती है। अशोक चौधरी जदयू में रहते हैं या बीजेपी, जैसे कांग्रेस छोड़ करके जनता दल यू में आए, उसी तरह क्या जनता दल यू छोड़ करके बीजेपी में चले जाएंगे, या तो भविष्य के गर्भ में है, इसको देखना होगा। दूसरे आपने चर्चा की एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या? तो देखिए अजय जी, जो इधर के दिनों में, मतलब सप्ताह 10 दिन के बीच में जो कुछ हो रहा है, उससे लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जैसे अब नीतीश कुमार समीक्षा बैठक बुलाते हैं तो उसमें भाजपा कोटे के दो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय चौधरी, दोनों में कोई नहीं जाते हैं। इससे लग रहा है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। सरकारी बैठक जो होती है उसमें बीजेपी के जो मंत्री हैं वो गैर हाजिर रहते हैं।
गैर हाजिर होने से सियासी हलकों में खलबली मची हुई है। ये अब देखिए, बिहार की सरकार मतलब नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के भरोसे चल रही, के दमखम पर चल रही है, तो केंद्र की सरकार मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार के सांसदों के बदौलत चल रही। दोनों को एक सरकार चलाने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। बावजूद नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक में भाजपा के लोग नहीं जा रहे हैं। अब बिहटा में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा, उसके लिए केंद्र सरकार ने बजट अलॉट किया, तो बड़बोले जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जो कुछ दिन पहले तक बिहार भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, डिप्टी सीएम, उन्होंने अपना मतलब क्रेडिट लेने के लिए प्रेस रिलीज जारी की। प्रेस रिलीज जारी करने के बाद नीतीश कुमार बिहटा पहुंच जाते हैं। 19 सितंबर को, अभी 4-5 दिन पहले, बापू सभागार में कचरा प्रबंधन अभियान को लेकर के एक सेग्रीगेशन अभियान चलाया गया। राज्यपाल उसकी अध्यक्षता की है, उद्घाटन किए। उसमें मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जो लोग थे वो थे, नगर विकास मंत्री जो हैं बीजेपी कोटे के वो थे, बीजेपी के स्थानीय सांसद जो रविशंकर हैं वो थे, लेकिन जदयू के का कोई मंत्री नहीं था और न नीतीश कुमार को उसमें बुलाया गया। इसी 19 तारीख को सीएम निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे को लेकर के समीक्षा बैठक बुलाया था। उस बैठक में पथ निर्माण मंत्री को रहना चाहिए था, जो डिप्टी सीएम भी हैं विजय चौधरी, वो नहीं गए। अधिकारियों के साथ सीएम ने समीक्षा बैठक कर ली। नवादा में अभी जो 5-7 दिन पहले अग्निकांड हुआ, जिसकी चर्चा हम लोग किए थे पिछले एपिसोड में, उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, लेकिन उसमें भी भाजपा के कोई मंत्री शामिल नहीं हुए। 21 तारीख को, आज 24 है, 21 तारीख को 3 दिन पहले पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक नीतीश कुमार किए थे। पर्यटन विभाग के मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, भाजपा कोटे के, लेकिन मंत्री समीक्षात्मक बैठक जो थी उसमें वो अनुपस्थित रहे। तो ये बीजेपी कोटे के मंत्रियों का मुख्यमंत्री के साथ समीक्षात्मक बैठक में भी नहीं जाना, और जदयू के लोगों का नहीं आना, जदयू के मंत्रियों का जब बापू सभागार में 19 तारीख को हुआ उसमें नहीं जाना, ये सब जो है इंगित करता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। अभी खबर आई है थोड़ी देर पहले कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं जेपी नड्डा, वो 28 तारीख को आ रहे हैं। आने का कारण बताया गया है कि बीजेपी का अभी चल रहा संगठनात्मक बैठक, संगठनात्मक वो लोग अपना मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं, तो उस पर बातचीत करने के लिए जेपी नड्डा आ रहे हैं। ऑफिशियली यही बताया गया है, लेकिन नॉन ऑफिशियली जो खबर है, ये जो बीच में आपस में तनाव चल रहा है उसको पाटना है, उसकी दूरी जो बढ़ रही है उसको पाटना। पिछले दिनों जो आए थे जेपी नड्डा, आपको बताया था पिछले एपिसोड में, चर्चा हम लोगों ने किया था कि एयरपोर्ट से सीधे जेपी नड्डा मुख्यमंत्री निवास गए थे, वहां नाश्ता किए और मुख्यमंत्री को लेकर के आईजीएमएस गए थे, वो जहाँ प्रोग्राम होना था एक आंख अस्पताल के बिल्डिंग का उद्घाटन। फिर आ रहे हैं जेपी नड्डा, तो हमको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। बावजूद चुनाव भी बहुत मतलब ज्यादा दिन नहीं है, अगले साल चुनाव होना है, बावजूद हमको लगता है इतने तनातनी के बाद भी हमको लगता है कि नीतीश कुमार शायद इंडिया गठबंधन की ओर ना जाए। जी, ना जाए या जाए? ना जाए।
इतने हाँ तनातनी के बाद भी हमको नहीं लगता है कि वो देखिए, जी मुझे आपने जो बताया ना उससे ये मान के हम चले कि नड्डा जी का आना या तो डांटना है अपने लोगों को कि इस तरह की चीजें ना करें, या पाटना है दोनों के बीच का जो तनातनी है, या फिर नीतीश को काटना है। यही तीन हो सकता है ना, आमतौर पे देखा जाए एकदम अपने काटना, लोग पाटना या देखिए, काटना। क्योंकि अपने लोगों को अशोक चौधरी जिस तरीके का बयान आ रहा है, जिस तरह का वो ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह का उनका हाव भाव है, जिस तरह से वो अपनी बातों पे पलटते हैं, क्योंकि एक चीज तो है कि आइडियोलॉजिकली ये नेता जो है अशोक जी बहुत आइडियोलॉजिकल नेता नहीं है, आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते। क्योंकि कांग्रेस से जेडीयू में आए, जेडीयू से उनको कितना समय लगेगा बीजेपी या जेडी आरजेडी में जाने में, समय नहीं लगता नहीं नेताओं को। दूसरी बात जहां तक है, सम्राट चौधरी ने भी तो शायद नीतीश जी की उम्र को और उनकी तबीयत के बारे में कुछ कह दिया है हाल फिलहाल में। तो एक जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए, ये सम्राट चौधरी जो है ना, शुरू से बड़ बोले रहे हैं। अब उन्होंने कभी कसम खाई थी कि हम जब तक नीतीश कुमार को हटा नहीं देंगे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। पगड़ी उसी समय उन्होंने बांधा, और उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, महागठबंधन से चले गए वो एनडीए में। और उसके बाद वही जो कसम खाया था सम्राट चौधरी, वो नीतीश कुमार के कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री बन जाते, बावजूद वो पगड़ी बांधे रहते थे। पत्रकार ने जो सब कहा कि जब पूछते थे तो कहा कि जब केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो हम पगड़ी हटा दें। बनारस अयोध्या जा करके उन्होंने अपनी पगड़ी हटाई, और बावजूद तरह तरह की बातें, मैंने हम बार बार उनको इसीलिए कहते हैं बड़ बोले नेता रहे हैं सम्राट चौधरी। तभी वो राष्ट्रीय जनता दल में थे, फिर उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी में गए, वहां से जदयू में गए। मतलब खुद वो एक जगह कभी नहीं रहे। उनके पिता कभी कांग्रेस, वो भी मंत्री रहे हैं, कांग्रेस में भी मंत्री रहे हैं, फिर आरजेडी के मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं। तो ये बाप बेटा जो लोग हैं, कभी भी एक जगह नहीं रहा। ये लोग बड़ बोले शुरू से सम्राट चौधरी रहे, तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। इनके बोलने का कोई मतलब नहीं है, और इसी बोलने का नतीजा है कि शायद नीतीश कुमार ने, देखिए भाई, नीतीश कुमार को चाहे जो कह लीजिए, उनके बारे में लालू यादव उन बड़े भाई नीतीश कुमार मानते हैं। नीतीश कुमार ने, ये माफ करेंगे, लालू यादव ने बहुत पहले कहा कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। नीतीश कुमार ने 6 इंच छोटा कर दिया सम्राट चौधरी को, या उनको पता नहीं चला। वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे भाजपा के, और सरकार में डिप्टी सीएम भी थे। लेकिन कब उनकी गद्दी, अध्यक्ष पद छीन ली गई भारतीय जनता पार्टी से, यह उनको पता भी नहीं चला, और दूसरे को, दिलीप जायसवाल को बैठा दिया। तो और कब तक ये रहेंगे डिप्टी सीएम, यह भी नहीं कहा जा सकता। तो इनको, तो ये बड़बोले हैं। अब बड़बोलापन में कुछ भी कहते रहते हैं, इनके बोलने का और चालने का कोई मतलब नहीं। वही बात, दूसरे जो डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा, ये भी महान आत्मा। मतलब आपको याद होगा, आप सबों ने देखा होगा, जब ये इसके पहले विजय सिन्हा ही थे, क्या कहते हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मुख्यमंत्री। जिस कदर नीतीश कुमार ने विधानसभा में अध्यक्ष को बेइज्जत किया था, अध्यक्ष मतलब विजय चौधरी को जिस कदर बेइज्जत किया था, संभवतः आज तक उस कदर, उस ढंग से कोई मुख्यमंत्री किसी अपने ही विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा सत्र के दौरान बेइज्जत नहीं किया। फिर भी अनाप शनाप बोलते रहते। अरे इनमें तो थोड़ा भी जमीर रहता तो ये लोग राजनीति छोड़ दिए होते। लेकिन राजनीति का मलाई खाना है, तो न विजय चौधरी, माफ करेंगे, विजय सिन्हा बने हुए हैं डिप्टी सीएम मलाई खाने के लिए, और उधर
सम्राट चौधरी बने हुए, कहने के लिए कुछ कुछ बोलते रहते। तो ये जेपी नड्डा जो आ रहे हैं, हमको लगता है अपने लोगों पर जो ये लोग किए हुए हैं उस पर शायद लगाम लगाने के लिए ही आ रहे हैं कि बीच में, क्योंकि अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं तो केंद्र की सरकार पर आफत आ जाएगी। इसलिए हमको नहीं लगता है कि और कोई मामला रहा होगा इनके आने का। अभी हाल फिलहाल गए, अभी तो हमको लगता है कि सप्ताह 7-8 दिन पहले यहाँ से गए जेपी नड्डा, फिर 28 को आ रहे हैं। तो बहाना जल भले कि ये जो चल रहा है सदस्यता अभियान, उसकी समीक्षा करने आ रहे हैं। तो हमको लगता है ये आ रहे हैं अपने लोगों को समझाने बुझाने और नीतीश जी से मिलने के लिए। जी, ये नड्डा जी को तो आप बहुत पहले से जानते हैं। नड्डा जी की राजनीति तो बिहार की ही है। बिहार का उनको तो बिहार से ही उनकी राजनीति शुरू हुई। भले उनके खास कुछ किस्मत लॉटरी कहिए खुल गया और वो केंद्र में एक बड़े चेहरे के रूप में उभर गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मेरा ये आपसे पूछना था कि हम डबल इंजन की बात करते हैं, पर ये ऐसा ट्रेन है जिसका दोनों इंजन का चेहरा जो है ना, जो आगे का होता है, वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। क्योंकि स्टेट में चलना है तो बीजेपी के बिना नीतीश जी का सर्वाइवल नहीं। केंद्र में अगर बीजेपी को रहना है तो नीतीश जी के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। दोनों के बीच नेगोशिएशंस ही होना है, ये फैक्ट है। वो आएंगे, डांटेंगे, पाटने की कोशिश करेंगे, काटने की कोशिश अभी नहीं लग रही है, पर कौन जानता है। क्योंकि बीजेपी में भी एक उम्र के बाद खेल होने की बात होती है। नीतीश जी उस उम्र के कगार पे हैं और कहा भी जा रहा है कि बहुत समय से वो बहुत एक्टिव नजर नहीं आते हैं। तो क्या बीजेपी इसका फायदा उठाकर इंटरनली कुछ खेल शुरू कर चुका है कि जेडीयू से ही कुछ बगावत का शोर शुरू हो जाए और चेहरा बदलने में मुश्किल ना हो? साकेत जी। अजय जी, हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को अभी चैलेंज करने वाला उनकी पार्टी में कोई है। ठीक है, कुछ महीनों पहले तक नीतीश कुमार अस्वस्थ थे, ज्यादा समय उनका मुख्यमंत्री निवास में ही बीतता था, किसी से मिलना जुलना बहुत ही कम, नगण्य के बराबर करते थे। लेकिन इधर नीतीश कुमार फिर सक्रिय हो गए हैं, समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, लगातार दौरा उनका जिलों में कहीं ना कहीं हो रहा है। इसलिए नीतीश कुमार की सक्रियता इधर के दिनों में कुछ बढ़ी। यह वही नीतीश कुमार हैं जो जॉर्ज फर्नांडिस को किनारा किया। यह वही नीतीश कुमार हैं जो शरद यादव को दरकिनार किया। यह वही नीतीश कुमार हैं जो लालू यादव को दरकिनार किया। आपको अच्छी तरह से याद होगा, उस समय आप पटना में ही थे जब लालू यादव की सरकार बनी थी 1990 में। तो सरकार बनाने में नीतीश कुमार की, मतलब मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार की कितनी बड़ी भूमिका थी। और 1994 में जब जनता दल से नीतीश कुमार अलग हुए, लालू यादव को छोड़ करके जब समता पार्टी बनाया, उसके पहले तक नीतीश कुमार को सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। इतने वो ये थे, कद के थे। और उन्हीं, ये तो स्वभाव, मतलब सब लोग जानता है जो उस समय यहाँ था राजनीति पत्रकारिता में, या ये कि नीतीश कुमार के ही बदौलत लालू यादव सरकार बना पाए। लेकिन वही नीतीश कुमार लालू यादव को दरकिनार कर दिए। मतलब 3 स्टॉलवर्ड, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और लालू यादव को दरकिनार करने वाला नीतीश कुमार ही है। आज के दिन में जब उतने बड़े बड़े नेताओं की दाल नहीं गली नीतीश कुमार के आगे, तो आज जो जनता दल यूनाइटेड में जो भी कद के नेता हैं, वो नीतीश कुमार को साइडलाइन कर देंगे, नीतीश कुमार को बाहर कर देंगे, ऐसा मुझको नहीं लगता। अब तो उधर जब 2-4 महीना पहले जरूर नीतीश कुमार
अस्वस्थ थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब लग रहा था कि कुछ शायद इनको सुपरसीड कर दे। लेकिन अब जब फिर से सक्रिय हो गए हैं, तब अब कहाँ जनता दल यूनाइटेड के किस नेता में इतना कुवत है कि नीतीश कुमार को दरकिनार कर दे। ये अशोक चौधरी भले ट्वीट कर रहे हैं कि बूढ़े हो गए हैं, अब उनको क्या कहना, लेकिन हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को चैलेंज करने की शक्ति अभी जनता दल यूनाइटेड के किसी भी नेता में बची है। जी अच्छा, साकिब जी एक चीज बताइए, केंद्र में आप रिपोर्ट्स पढ़ते ही होंगे, संघ और बीजेपी के बीच जो एक रिपोर्ट्स आपने देखा होगा कि अध्यक्ष पद को लेकर या फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लेकर जो बातें आती रहती हैं, संघ में थोड़ी सक्रियता हुई है, खासकर 2024 के चुनाव के बाद संघ बड़ा तेज एक्शन और तेज पे आ गया है जैसा लगता है रिपोर्ट्स में। क्या बिहार में भी कुछ इसी तरह का बदलाव बीजेपी को लेकर देखा जा सकता है? क्योंकि बीजेपी में कोई चेहरा अभी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक समय था कि चौकड़ी होता था बीजेपी का, 4 स्ट्रॉन्ग लीडर होते थे, जिसमें एक सुशील मोदी थे, सरजू राय हुआ करते थे, रविशंकर थे, उनके पहले ताराकांत झा थे, कैलाश जी थे, ये सब थे। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में बैठा मुझे कोई चेहरा नजर नहीं आता है। क्या भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही क्रचेस पे चलेगी, ये माना जा रहा है, या फिर 2025 के लिए अपना कोई तैयारी उनके अंदर चल रहा है नेतृत्व को लेकर? यह बात सही आपने कहा कि बीते दिनों संघ के चेहरे के रूप में कैलाशपति मिश्रा थे, जो उस समय बिहार जनसंघ के भीष्म पितामह कहे जाते, ताराकांत झा हुए। बाद के दिनों में, मतलब जब भाजपा बनी उसके बाद इधर के दिनों में सुशील कुमार मोदी को बिहार भाजपा का भीष्म पितामह कहा जाने लगा। सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद वैसा कोई कद का नेता भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई में आज कोई दिख नहीं रहा है, जिसका संघ पर जितना संघ पर सुशील मोदी का प्रभाव था, संघ जितना उनको मान्यता था, उतना आज के दिन में कोई दिख नहीं रहा। और अब तो इस चुनाव के पहले लोकसभा चुनाव जो हो रहा था, चुनाव का घोषणा हो चुका था, प्रचार अभियान चल रहा था। आपने देखा होगा किस ढंग से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया कि भाई अब हम बाल्य अवस्था से ऊपर हमारी पार्टी हो गई है, अब हम बलशाली हो गए हैं, अब हम लोगों को आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब बताइए, आरएसएस जनसंघ के समय से ही माना जाता है कि आरएसएस मातृ संगठन रही है, जनसंघ का रूप हो गया भारतीय जनता पार्टी। अब अपने मातृ संगठन को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि उसकी जरूरत हमको नहीं। ऐसा बयान आया, उसके बाद संघ में किस कदर हड़कंप मचा कि और किस तरह संघ के लोग निष्क्रिय होना शुरू हुए, उसका उदाहरण मिला प्रथम चरण के मतदान के दिन। संघ ही लाइक माइंडेड लोगों को निकालते रहा है, बूथ तक पहुंचाते रहा। जब प्रथम चरण के मतदान में वोटिंग प्रतिशत बहुत ही गिर गया, तब आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भागे भागे नागपुर गए। 2014 से 24 उस दिन तक कभी उन्होंने नागपुर नहीं गए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी नागपुर गए, वहां संघ के तमाम नेताओं से रात भर बैठक की और उसके दूसरे दिन फिर वो अपने जो तयशुदा उनका प्रोग्राम था, चुनावी प्रोग्राम, उसमें प्रस्थान किया। बहुत प्रयास करने के बाद धीरे 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 आरएसएस के लोग थोड़ा आगे बढ़े, बूथ तक पहुंचाने में कुछ लोग, लेकिन मन से नहीं पहुंचाया। अगर आरएसएस मन से लगा होता
तो ये 240 पर जो आकर के अटक गई बीजेपी, वह नहीं होता। तो आरएसएस को दरकिनार करना भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ गया कि 240 कहाँ, आप 400 चिल्ला रहे थे, 370 पार बीजेपी और 400 पार एनडीए यह कह रहे थे, और कहाँ आप आकर के अटक गए 240 पर। अब तो जोर शोर से मुहिम चल रही है। अभी जो 2 जगह चुनाव हो रहा है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, उसके बाद नवंबर में चुनाव होना है महाराष्ट्र और झारखंड में। देखिए, मेरा मानना है और जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार अभी जो 2 चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, दोनों जगह बीजेपी लूज कर रही है। महाराष्ट्र में जब नवंबर में चुनाव होगा, वहां भी मेरा मानना है कि बीजेपी लूज करेगी, वहां भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। कुल मिला के 3 स्टेट हो गए जहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एक बच रहा है आपका बिहार के बगल में झारखंड। हमको झारखंड पर थोड़ा संदेह है कि झारखंड में बीजेपी या कह लीजिए एनडीए की सरकार बने, क्योंकि एनडीए ने कोल्हान के जो जिनको टाइगर कहा जाता रहा है, जो जेएमएम में थे, शिबू सोरेन के सहकर्मी थे, साथ में कंधा से कंधा मिला करके जेएमएम की राजनीति किया था, चंपई सोरेन जी, वो उनको बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। उनको आप जानते हैं, आप झारखंड इलाके से बखूबी वाकिफ हैं कि कितने झारखंड के उनको टाइगर कहा जाता। अब उनके चले जाने से हमको थोड़ा संदेह लग रहा है कि बीजेपी में, माफ करें, इंडिया गठबंधन वहां सरकार बना पाएगी। तो 4 में एक जगह एनडीए की सरकार बनने की लक्षण दिख रही है। जब ये 4 जगह में 3 जगह हार जाएंगे, बीजेपी तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बदलना तो शुरू हो चुका, बदले जाएंगे, और इस बार संघ अपने व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगा। चर्चा जो चल रही है उसमें सबसे बड़ी चर्चा संजय जोशी की है, जो महाराष्ट्र के विदर्भ से आते हैं, नागपुर से आते हैं, 62 में जन्म हुआ है उनका, उनको बनाने की बात चल रही है। संजय जोशी इसके पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हुआ करते थे, लेकिन मोदी जी जब बने प्रधानमंत्री, उसके बाद उनकी नहीं बनी संजय जोशी, और नरेंद्र मोदी में खटास आ गया। उसके बाद संजय जोशी को अलग हटना पड़ा, फिर वो बीजेपी से अलग होकर के आरएसएस के काम में लग गए। लेकिन इधर जो चर्चाएं चल रही हैं कि आरएसएस संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, और शायद संजय जोशी बन भी जाएं। अगर संजय जोशी बन गए तब तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा समय नहीं रहेगा, क्योंकि मोहन भागवत ने कुछ दिनों पहले भी कहा था कि भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ईश्वर के अवतार हैं, बायोलॉजिकल नहीं है। इस पर भी उनकी एक टिप्पणी आई थी, और उन्होंने कहा था कि अगले साल 75 जो आपने बनाया है ये मार्गदर्शक मंडल, जो 75 पार के लोग उसमें चले जाए, 2014 में बनाया गया था, तो उसमें जाने की तैयारी कीजिए। ऐसा मोहन भागवत का बयान आने के बाद, और अब संजय जोशी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अगर बन जाते हैं, तब तो हमको लगता है नरेंद्र मोदी जी के लिए समय ठीक नहीं होगा। और शायद जब 17 सितंबर 2025 को 75 पूरा कर लेंगे, तब शायद उनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़े, ऐसा मुझको लगता है, आरएसएस के दबाव में। जी जी साकेत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिहार पे काफ़ी आपने बिहार की बातें बताई हमें, वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बीजेपी में, जेडीयू में। चलिए, इसी के साथ हम इस उम्मीद के साथ आज का
आज के इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं, ये कहते हुए और ये देखते हुए कि शायद कुछ बदलाव नजर आएगा, और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नीतीश जी रहेंगे या नया चेहरा आएगा। आने वाले समय तक पता चलेगा कि कौन रहता है, कौन जाता है, और केंद्र की बदलाव, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नए चुने जाने के बाद क्या असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पे, झारखंड बगल के स्टेट पे जहां इलेक्शन होने वाला है। आगे फिर हम आपके साथ इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं चीज़ों को लेकर, नए नए मुद्दों के साथ आपसे चर्चा करते रहेंगे। जी नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।